आगे बढ़ जाते हैं। मौलिक अधिकार का नाम आपको बताया था। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से मौलिक अधिकार। दूसरा भाग बता दो, बिना बता दो भाग भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कौन से आर्टिकल है? 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनका नेचर कैसा है? सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। कुछ हमारे पॉजिटिव है और कुछ कैसे है? नेगेटिव है, ये बता दिए। इसके अलावा और आपको फंडामेंटल राइट्स बता दें कि फंडामेंटल राइट्स कैसे है। ये हमारे इनफोर्सेबल है। इनफोर्सेबल है। इनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? कि इनको न्यायालय से हम लोग लागू करवा सकते हैं, बात योग्य है। और बताया था इसके अलावा कि मौलिक अधिकार कितने थे मूल संविधान में? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं। संपत्ति का अधिकार नहीं। संपत्ति के अधिकार के बारे में बता दो। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 इसके द्वारा हटा दिया गया है। कहाँ लेके गए? यहाँ से हटाकर भाग 12 भाग 12 यहाँ लेके गए हैं। अनुच्छेद कौन सा है? 300A या 300 का। और ये कैसा अधिकार संपत्ति है? कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का, हमारा कानूनी अधिकार। कितनी चीजें आपकी मौलिक अधिकार है? बेसिक होंगे। ये जो 12 से 35 तक का पूरा भाग है, इस एक आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों में सारा चीज क्या क्या है। हटा दे इसको, ये क्या लिखा दिया गया है सब हम लोग देख लेते हैं। इधर हमने लिखे 14 से 32 और इसमें लिखे 33 से 35।
ऐसे करके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। ना तो यहाँ पे किसी तरीके का हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है और ना ही यहाँ पर कोई मौलिक अधिकार दिया गया है। जो 6 मौलिक अधिकार है वो कहाँ पर है? 14 से 32 तक के, यहाँ तक के हिस्से में हमारे सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 12 में हमारी राज्य की परिभाषा बताई गई है, इसको बाद में देखेंगे, पहले मौलिक अधिकार देख लेंगे तब इसको देखेंगे। 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में कानून की परिभाषा, विधि की परिभाषा, और यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, उनको लेंगे। ये 14 से 32 तक है, यहाँ पर हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये 6 कौन-कौन से? पहला आपको अधिकार ध्यान रखना है, समता या समानता का अधिकार। पहला हमारा अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। इसका हिस्सा पूछा जाए तो याद आएगा अनुच्छेद 14 से 18। अभी पहले घंटा पूरा ग्रुप देख लेते हैं, फिर इनके एक-एक आर्टिकल देखेंगे। पहला अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 का। इसके बाद दूसरा हमारा आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अलग-अलग तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई है, आर्टिकल 19 से 22 तक। यहाँ तक जितने भी हमारे अधिकार क्या कहलाते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। इसके बाद तीसरा हमारा अधिकार आ जाएगा, इसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। ये हमारा आ जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार हो गया। इसके बाद अगला हमारा आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 तक। यहाँ पर हमारे धर्म से संबंधित कुछ स्वतंत्रता दी गई है, यही पे हम लोग देखेंगे। सेकुलर स्टेट हमारा सेकुलरिज्म घोषित किया गया, किस तरीके से सेकुलर स्टेट है यहाँ पे देखो 25 से 28 वाला। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है, इसको कह देते हैं लोग अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। ये हमारा आ जाएगा आर्टिकल 29 और 30। यहाँ पर आ जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। 5 हो गए, लास्ट में हमारा आ जाएगा छठा अधिकार, और इस अधिकार को हम करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा छठा अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिस आर्टिकल में कौन सा है? 32, 32, 31 यहाँ पर नहीं। 31 में संपत्ति के अधिकार से संबंधित कॉन्सेप्ट थे, अब संपत्ति के अधिकार का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो उसको लोग ले लेते हैं। 19 एक्ट थे, उसको भी यहाँ पे ले लेंगे। तो ये 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार है वर्तमान। आपको सब कुछ याद रखते हैं कि कौन सा अधिकार कहाँ से कहाँ तक। ऐसे करके पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से ग्रुप में सत्ता के अधिकार शामिल है? आप बेटा पूछेगा 14 से 18, 14 से 19, 15 से 18, 15 से 21, ऐसे करके पूछेंगे। तो समानता का अधिकार कहाँ पर है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध संरक्षण 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण 29 से 30। और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। याद हो जाएगा पूरा बिना देखे, कॉपी में बिना देखे एक बार बता दो स्टार्टिंग से। पहला अधिकार 14 से 18 कौन सा है? पहले नाम बताओ फिर आर्टिकल बताओ। दूसरा अधिकार आर्टिकल। तीसरा अधिकार आर्टिकल। चौथा अधिकार
अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, माइनॉरिटीज के जो अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। और लास्ट को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है सबके? ठीक है, हटाने एक बार स्टार्टिंग से बता दो, कॉपी पर नजर ना जाए, ऐसे करके बता दो बिना कॉपी देखे। कोड बजाने को फायदा नहीं, लिखा नहीं है, कॉपी पर नजर ना जाए। ठीक है, पहला अधिकार कौन सा है? आर्टिकल आपको पता हो कि मौलिक अधिकार जितने भी अधिकार तो कम से कम अपने पता ही होगी। करता कुछ है वही बता रहा हो, अधिकार तो पता हो कि ये हमारा अधिकार है। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18। इसको पहला अधिकार देखिए 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो दो अधिकार है, यहाँ पर 14 में दो अधिकार है। एक अधिकार ये वाला है, इसको बोलते हैं विधि के समक्ष समता, और दूसरा बोलते विधियों का समान संरक्षण। तो दो अधिकार हमारे 14 में। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आपसे विधि के समक्ष समता का अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। पहला पॉइंट ये रखो। दूसरा पॉइंट विधियों के समान संरक्षण, ये अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के अधिकार से। दो पॉइंट ये रखना है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से और समान संरक्षण कहां से? यूएसए के संविधान से। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? दो शब्दावली होती है, एक को हम लोग कहते हैं समता और दूसरे को हम लोग कहते हैं समानता। दो शब्द होते हैं, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इक्विटी और इसको अंग्रेजी में विधि के समक्ष समता को कहते हैं इक्विटी बिफोर लॉ, और इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये हमारे क्या होगा? समता को बोलते हैं इक्विटी और समानता को क्या बोलते हैं? इक्वलिटी। इक्वलिटी ये भी मतलब है अलग अलग है, अलग अलग होगा। ये खाली दो अक्षर की जगह तो सीधी बात दो अक्षर मिल जाने से बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा जाके। तो इसको कहते हैं इक्विटी और इसको कहते हैं इक्वलिटी, दोनों में अंतर होगा। जैसे मान लिया जब हम किसी व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करें उसकी परिस्थितियों को जाने बिना, उसको क्या कहते हैं? उसको समानता कहते हैं। और जब हम परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करें उसको क्या कहते हैं? समता। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ये ऐसे एक दीवार है, ये इस दीवार की मानिए ऊंचाई है ऐसे करके 7 फीट। ये दीवार ऐसे करके इस दीवार की टोटल ऊंचाई कितनी है? 7 फीट इस दीवार की ऊंचाई है। इस दीवार के उस तरफ कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई मेला है, कुछ भी जो है चल रहा है। इस दीवार के इस तरफ 3 बच्चे खड़े हैं, अब उनको मेला देखना है, लेकिन बच्चों की ऊंचाई है, ये बच्चा ऐसे करके इतना बड़ा है, ये बच्चा ऐसे करके इतना बड़ा हो गया, ये बच्चा ऐसे करके ये बच्चा ये बड़ा बच्चा इसकी मान लिया इसकी ऊंचाई है 6 फीट, ज्यादा हो जाएगा 5 फीट मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई है ये आदमी कितनी है? कितनी ऊंचाई है? इसकी ऊंचाई है 5 फीट। ये है इसकी मान ऊंचाई है 4 फीट और ये छोटा बच्चा इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, ऐसे करके। और ये दीवार की टोटल ऊंचाई कितनी है? 7 फीट। ये तीनों ही बच्चे इस दीवार के उस तरफ का मेला देखना चाहते हैं। तो ऐसे में इन तीनों को मेला देखने के लिए हम इनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा व्यवहार करते ताकि लोग क्या कर सके?
मेल आते हैं इसके। तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों को 2-2 फीट का एक स्टूल टाइप का कुछ दे दिया, स्टूल कुर्सी कुछ भी 2 फीट का इसको, 2 फीट का इसको दे दिया और 2 फीट का इसको दे दिया। ऐसे तीनों को हमने 2-2 फीट का दे दिया। दीवार की टोटल ऊंचाई कितनी है 7 फीट, इस वाले कुर्सी की ऊंचाई 5 फीट और 2 फीट का स्टूल कितना हो गया 7 फीट का ये हो गया। ये वाला 3 फीट और 2 फीट इसको स्टूल दे दिया, कितना हो गया 5 फीट का हो गया। और ये वाला 4 फीट और 2 फीट कितना हो गया 6 फीट का। हमने सबके साथ समानता का व्यवहार किया, सबके साथ समानता का हमने सबको समानता का व्यवहार किया कि भैया 2 फीट इनको भी दिया, 2 फीट इनको भी दिया, 2 फीट इनको भी दिया। तो चौथा भी ये नहीं कर सकता, पूरे भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन ये बताओ हमारी इस समानता की नीति से कोई फायदा हुआ? फायदा कोई एक व्यक्ति हुआ, ये थोड़ा सा हल्का सा उछलेगा ऐसा करके देख लेगा मेरा, लेकिन ये कितना भी उछले ये मेरा दे पाएगी क्या? तो हमारा इसको देना या ना देना बेकार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समानता, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हमने इसको 2 फीट का दिया होता, इसको कितने का देते 4 फीट का देते और इसको 3 फीट का देते, तीनों के लिए सुविधा हो जाती कि नहीं हो जाती? इसको बोलते हैं समता। इसको क्या कहते हैं? समता कहते हैं। और एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लिया किसी परिवार में 3 बच्चे हैं और इस परिवार में उस 3 बच्चों के लिए घर में मान लिया 3 लीटर दूध आता है। एक परिवार में 3 बच्चे हैं और उस परिवार में 3 लीटर दूध आता है। तो तीनों बच्चों को ए बी सी इन तीनों के बच्चों की मम्मी एक लीटर इसको दे देती है, एक लीटर इसको, एक लीटर इसको, ऐसा करती है और ये तीनों आराम से फुल प्लेट हो जाता है, बढ़िया, ठीक है। ऐसे में ये तीसरा बच्चा जो सी ये थोड़े समय के बाद बीमार पड़ गया, ये बीमार पड़ गया तो इसकी ये अचानक डाल होगी, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर ने कहा इस समय इसको स्पेशल थोड़ी सी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वहाँ ऐसा करो इसकी खुराक बढ़ाओ, इसको क्या करो इसको 1 लीटर की जगह 1 लीटर और 100 ml दूध दिया करो, समझ गए? तब इसकी सेहत हो जाएगी, सुधर जाएगी। लेकिन परिवार में दूध कितना आता है? दूध 3 लीटर आता है। ऐसे में अगर उन बच्चों की माँ इसको 950 ml दे दे, ठीक है, और इसको भी 950 ml दे दे और इसको 1100 ml दे दे, तो भेदभाव सही है कि गलत है? सही है ना? सही है, भेदभाव हो गया तो भेदभाव हो गया, तो ये भेदभाव सही है कि गलत है? सही है ना? इसको बोलते हैं इक्विटी, समझ गए? तो इक्विटी और इक्वालिटी अंतर होता है। अगर कोई वर्ग पीछे है उसको आगे लाने के लिए अगर स्पेशल प्रोविजन किए जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? इक्विटी कहेंगे। और सबको अगर एक लेवल पे लेते चले जाए, एक समान व्यवहार कर रहे हैं, चाहे उनको फायदा मिले या ना मिले, उसको क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं। आप लोगों का पैसा देने जाते हैं, मैंने बताया कि फार्म डालने जा रहे हैं और फार्म डालने के लिए गए और कहीं ठीक है फार्म भरे गए, कहीं फीस कितनी है फार्म की? फीस है 500 रुपया, मुझे पूछा कितनी फीस है? 500 रुपया, इन्हें 500 दे के चले आए। लेकिन बहुत लोगों ने फार्म भरा, फीस कितनी है? इनसे 200 रुपया है, हमारे पास पैसा भी भेदभाव हो गया। बताओ हमसे 500 रुपया ले लिए, हमारे पास में बैठी हुई है, तो ये भेदभाव सही है कि गलत है? गलत है, भेदभाव सही है। क्योंकि इनको अगर यहाँ पे पढ़ने के अगर अवसर मिले यही बहुत समझे, लड़कियों को अगर पढ़ने के अवसर मिले यही बहुत है। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि इन लोगों को पढ़ने के अवसर और दिया जा रहा है। तो ये अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, ये अफर्मेटिव रिजर्वेशन जो हमारा होता है आरक्षण, इसके लिए होता है जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाना। तो इक्विटी और इक्वालिटी का मतलब समझिए। पहले इक्विटी इक्वालिटी यही हमारे किससे जुड़ जाएंगे? आर्टिकल 14 से जुड़ जाएंगे। अब तो 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता। पहला कौन कौन सा है? विधि के समक्ष समता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कानून की नजर में सभी लोग कैसे हैं? बराबर, ठीक है। सीधा सा मतलब होता है कि कानून की नजर में सभी लोग कैसे हैं? बराबर है, चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो। अगर कोई क्राइम कर दिया है तो बीएनएस की जो धारा उस पर लगेगी, वही बढ़िया लगेगी, रियलिटी क्या कैसा चलता हो, ठीक है। लेकिन कानून तो वैसा ही है। तो यहाँ पर विधि के समक्ष समता का मतलब ये हुआ कि कानून की नजर में सभी लोग कैसे होंगे? बराबर। बाकी इतना आसान से है कि विधि के समक्ष
जैसे ही पानी कॉलेज के गेट से बाहर निकले और चौराहे पहुंचे, उधर से डीएम साहब की गाड़ी निकल गई और डीएम साहब की गाड़ी निकल गई, उसके ऊपर पता लगा कि मेरी बत्ती लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है, आराम से जा रहे हैं। फिर घर पे पहुंचे और घर पे वापस गए, पापा पढ़ के आया, प्रिंसिपल ने बताया है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। डीएम साहब से हम आज अपनी क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में नीली बत्ती लगाते हैं, ऐसा कर सकते क्या? वो क्या होता है, उसको बोलते हैं बिजलियों का समान संरक्षण। बिजली के समान संरक्षण का मतलब होता है जो जिस लेवल पे है उसके साथ वैसी विधि और जो दूसरे लेवल पे उसके साथ दूसरी विधि। ठीक है, मतलब ये है कि जितने हमने डीएम का एग्जाम्पल दिया हमारे पीढ़ी के जिलाधिकारी, एक लेवल किसका है? डीएम का, और दूसरा लेवल कौन है? किसका है? दूसरा लेवल हो गया एसडीएम का। तो डीएम जितने भी है, 75 जिले हैं, तो मान लिया पूरे यूपी में कितने डीएम होंगे? 75 डीएम होंगे। एसडीएम तो और ज्यादा होंगे। मान लिया जितने भी एस्टिमेट एग्जाम्पल तो मान लिया टोटल मिला के हमारे एसडीएम 200 है, नंबर हो सकते हैं खाली अगर एग्जाम्पल ले रहा। मान लिया कि यूपी में कितने एसडीएम है? 200 एसडीएम है और डीएम कितने हैं? 75 है। ये बताओ कि जो नियम कायदे कानून शक्तियां मतलब एक के पास है, क्या वही इनके पास होंगे? क्या नहीं होंगे ना। इनके लिए अलग नियम कायदे कानून शक्तियां होंगी और इनके लिए अलग होंगी। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के पास वही अधिकार शक्तियां हैं, तो इनके पास ये अलग है, अलग है, लेकिन कानून के लिए तो बराबर है। मतलब क्या होता है कि जो जिस लेवल पे है उसके साथ उसी लेवल का कानून लागू होगा। इन सभी 75 लोगों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे पीलीभीत के डीएम साहब हो, चाहे बरेली के डीएम साहब हो, उनके लिए नियम कायदे कानून कैसे है? सेम है, लेकिन हमसे अलग है। ठीक है, हम लोगों के लिए अलग कानून है। जो नियम कायदे कानून इनके लिए है वो केवल और केवल इन 200 लोगों के लिए होंगे, बाकी लोगों के लिए अलग है। तो क्या बोलते हैं? विधियों का समान संरक्षण। क्लियर है बात? तो विधि के समक्ष सत्ता का मतलब क्या हो गया कि कानून की नजर में सभी कैसे हैं? बराबर हैं। और विधि के विधियों के समान संरक्षण का मतलब हो गया कि जो जिस लेवल पे होगा उसके साथ वैसी ही विधि लागू की जाए। सबको एक समान नहीं, उसके साथ वैसी ही विधि लागू करेंगे, ये इसका मतलब होता है। एक नाम का आपने नाम सुना होगा तो आप सुनो, ब्रिटेन के डिप्टी हेड का नाम था प्रोफेसर डायसी। नाम क्या कहता है? प्रोफेसर डायसी। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इसको कहते हैं विधि का शासन। विधि का शासन अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। आपसे क्वेश्चन आएगा कि विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर डायसी ने दिया था। और इसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि कानून की नजर में सभी क्या होते हैं? बराबर। छोटे लेवल का व्यक्ति हो क्या बड़े लेवल का व्यक्ति, कानून की नजर में सभी क्या होंगे? बराबर। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? आर्टिकल 14 में। कुछ अपवाद है इसके, विधि के समक्ष सत्ता की भी कुछ अपवाद होते हैं और इसका अपवाद को देखने को मिलेगा आर्टिकल 361 में। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 में कहा गया है कि भारत में 2 पदाधिकारी, एक कौन है? राष्ट्रपति महोदय, और दूसरे कौन से? राज्यपाल महोदय। 2 पदाधिकारी होते हैं। राज्यों में हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, और केंद्र में कौन होते वाले? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इन 2 लोगों को कुछ छूट दी गई है। जैसे कहा गया है कि जब तक ये दोनों लोग अपने पद पर रहेंगे तब तक भारत के किसी भी न्यायालय में इन दोनों लोगों के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्रिमिनल कार्यवाही शुरू नहीं की। ठीक है, कैसा हम लोगों ने टाइम दे दिया है, तुरंत जाके मुकदमा लिख जाएगा, लेकिन इन दोनों लोगों पर जब तक पद पर है तब तक किसी तरीके की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं है, कोई क्रिमिनल मुकदमा इन लोगों पर दायर नहीं है। सिविल दिया जा सकता है तो हम लोग इनके अधिकार में तब देंगे। अगर सिविल मुकदमा दायर करना है तो उसके लिए क्या करते हैं? 2 महीने पहले का नोटिस देंगे, उसके बाद सिविल और क्रिमिनल मुकदमा समझते क्या होता है? सिविल के हिसाब से इस तरीके से सीआरपीसी की रिपोर्ट लेकर लगे तो और पैरेंट्स का आज की डेट में क्लियरेंस है, आपने ऐसा है अगर वो फॉलो नहीं उसका सिविल हो जाएगा। कोई एग्जांपल दो जिसको सिविल बोलेंगे, जिसको क्रिमिनल बोलेंगे। क्या जो मामला होता है वो हमारे क्रिमिनल में आएगा, और जैसे हम जिससे कोई कार्य वगैरह कर देते हैं वो सिविल में सिविल होता है। ठीक है, जैसे मान लिया एग्जांपल तौर पे हम गाँव में रहते हैं, गाँव में मेरी जमीन है और उसी की जमीन है 84 पेड़ किसका काम हो सकती नहीं कर सकती, 84 पेड़ किसका मेड़ किसका, हमने जाके मुकदमा
इन्हें क्या किया है, इन्हें हमारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। कौन सा मुकदमा लिखा जाएगा, सिविल लिखा जाएगा। अब बार बार उससे कहते हैं जब पेड़ अपनी उधर खिसकाओ, पेड़ उधर खिसकाओ, मुकदमा चल रहा है, ठीक है, देखो नहीं खिसकाता, हमने फिर जाके जबरदस्ती उधर खिसकाई, हमने खिसकाई, फिर उसने खिसकाई, फिर उसने खिसकाई, ये चल रहा है। जब तक ये चल रहा है इधर उधर खिसकना, तब तक सिविल है, ठीक है। अब खिसकते खिसकते बात कुछ जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ेगी, ठीक है, बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, हाथापाई होगी, ठीक है, हाथापाई होगी तो पता लगे कुछ ना कुछ हमारे साथ हुआ या कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ। ये कौन सा केस बनेगा, ठीक है। तो जब आर्थिक क्षतिपूर्ति का मामला होता है तो कौन सा केस होता है, सिविल। शारीरिक क्षतिपूर्ति तो कौन सा हो जाएगा, सिविल। तो इन दोनों लोगों पर किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी संचालित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिविल एक्टिविटी संचालित कर सकते हैं। प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्लियर है बात है। तो ये हमारा सिद्धांत, ये 361 ये इनके एक तरीके से कह सकते हैं अपवाद है, वरना लगभग कानून की वजह से सभी केस होते हैं बराबर। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, सब मौलिक अधिकार को कुछ ना कुछ अपवाद मिलेंगे, अधिकार पढ़ेंगे तुरंत नहीं उसका अपवाद देखेंगे, कौन सा अपवाद हमारे पास है। क्लियर है बात, यही लगे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। पहला लिखो उसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार, समानता के अनुसार लिखा है, उससे पहले को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 उसमें लिखो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समानता का अधिकार लिखा, अनुच्छेद 14 पूरा समानता का अधिकार कितना से 18 तक है, ठीक। ये भी आर्टिकल देख रहे हैं, पहला कौन सा है 14 में लिखो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण मतलब समझ गए इसका कि विधि के समक्ष समता का मतलब वो कानून की नजर से क्या है बराबर है, और समान संरक्षण का मतलब होगा जो जिस लिमिट होगा उसको वैसा ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा, समान संरक्षण। अगला पढ़िए लोग समान समता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत के बारे में, समता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान, समता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से, जबकि समान संरक्षण का सिद्धांत, समता का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से, जबकि समान संरक्षण का सिद्धांत, समान संरक्षण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से दिया गया है, अमेरिका के संविधान से दिया गया है। प्रोफेसर डाइसी ने, ब्रिटेन के थे प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर डाइसी, प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन, विधि के शासन विधि के शासन का सिद्धांत दिया है, विधि के शासन का सिद्धांत दिया है। ये हमारा आर्टिकल 14 विधि के समता विधि का समान संरक्षण, 3 सेक्शन यहाँ पे लिखा है, बता दिया आपको, जब तुम राष्ट्रपति राजपाल पढ़ तो वहां पर पूरी सबके लिखे गए। अगला 14 के बाद अगला कौन सा जाता है आर्टिकल 15 की कई से 15 ये आएगा 15 तो और भी आगे आगे उसको ले सर। हां आर्टिकल 14 को कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इंसेंट मतलब क्या चीज कैटेगराइज किया, आर्टिकल 14 को कॉस्ट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, जब बोलेगा विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, कानून की वजह से सभी बराबर है, कानून जैसा कानून होगा और जैसा किसी को उसी तरीके से संरक्षण देंगे। यहाँ पर
पॉजिटिव है। और इक्वल प्रोटेक्शन अप्लाई है नेगेटिव हो रही है, मतलब भेदभाव कर रहे नहीं कर रहे, डबल डबल हो रहा है, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। क्या कर रहा है नेगेटिव का मतलब ये नहीं जैसे जिस तरह हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं नॉट सर्कुलर वाला नहीं, नेगेटिव शब्द का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर राज्य किसी तरीके से कुछ काम करने से स्वयं को रोके या किसी और व्यक्ति को रोके उसको नेगेटिव कर देंगे। ये कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, यानी कि कानून की नजर में सभी बराबर नहीं है। यहाँ उसका मतलब दूसरे वाले मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून से अलग है, यानी उनके लिए अलग कानून है, कुछ लोग ऐसे उनके लिए अलग कानून है। हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा नहीं, तो इस तरीके से मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में जो नेगेटिव पॉजिटिव वो पढ़ते हो नहीं, यहाँ पर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी काम को करने से रोका जा रहा है, चाहे राज्य स्वयं को रोके या किसी और को रोके, उसको क्या कहेंगे नेगेटिव कहेंगे। तो ये किसी ना किसी तरीके के रेस्ट्रिक्शन आ गए तो रेस्ट्रिक्शन मतलब नेगेटिव और रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव ऐसा। तो ऐसा नहीं होता कि कोई अधिकार आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव हो, कोई अधिकार ऐसा मतलब पूरी तरीके से नेगेटिव हो, कोई ऐसा मतलब पूरी तरीके से पॉजिटिव हो। तो कुछ चीजों में आपको मिक्सचर मिलेगी, जैसे ये वाला एक बार मिक्स है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। तो अगर रेस्ट्रिक्शन लगाए तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव और रेस्ट्रिक्शन ना लगाए तो पॉजिटिव, ठीक है। अगला मान देखो जो 15 में वाला है इससे आ जाएगा, पहला बोलता है 15(1) में कहा गया है कि राज्य ये जितने भी अधिकार है किसके खिलाफ मिले हुए हैं, राज्य के खिलाफ मिले हुए। तो यहाँ पे कहा गया है राज्य भारत के किसी भी व्यक्ति को 5 आधारों पर रोकेगा नहीं कुछ काम करने से। तो 5 आधार कौन कौन से, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। और 15(2) में कहा गया है कि राज्य या फिर कोई निजी व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से, सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा। किस आधार पर, इन 5 आधारों नहीं रोकेगा। मतलब ये है जितनी भी सार्वजनिक जगह होती है वो सार्वजनिक, यहाँ पर राज्य को रेस्ट्रिक्शन लगाए गए कि राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर आम लोगों के लिए भी कहा गया है कि आम लोग किसी भी सार्वजनिक जगह का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति को इन 5 आधारों पर नहीं रोकेंगे। सार्वजनिक जगह मतलब क्या हो गया, जैसे मान यहाँ पर रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई सरकारी नल हो गया, ये सब क्या है, ये सार्वजनिक जगह है। तो मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे जिला अस्पताल है हमारा, जिला अस्पताल में जिला अस्पताल दवाई लेने के लिए बाहर पर्ची, एक पर्ची होती है, पर्ची होती है पर्ची बनवानी। तो पर्ची बनाने के बाद क्या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा कि नहीं, तुम धर्म को तुमको दवाई नहीं देंगे, तुम धर्म को तुमको दवाई नहीं देंगे, ऐसा करा जाएगा क्या, नहीं करा जाएगा। मूल वंश क्या ये कहा जाएगा, नहीं तुम उस वंश के हो, मुगलों के वंश के हो या चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के हो या मंगोलों के वंश के, इस आधार पर भेदभाव किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। लिंग की महिला हो पुरुष, इस आधार पर भेदभाव किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति का दवाई ले सकता है। जन्म स्थान का ये आधार कार्ड को जो बिहार का एड्रेस लिखा हुआ है तो किसी को कैसे दवाई लेने के लिए ये कर सकते क्या, नहीं कर सकते, यहाँ पे रह रहेगा। तो ये सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने से इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। यहाँ पर राज्य नहीं रोकेगा और यहाँ पर हम लोग नहीं रोकेंगे, ठीक है। अभी पता नहीं वहाँ पे सरकारी नल लगा हुआ है, हमारी जगह कैसी है, ये सार्वजनिक जगह है, लेकिन सार्वजनिक किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, भाई स्टूडेंट्स के लिए ही सार्वजनिक है, ऐसा नहीं कोई भी हाईवे प्राइवेट उसके लिए थोड़ी है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और थोड़ी देर पहले पढ़ रहे हैं गार्डन जाके बैठ जाए तो किसी अलग भेदभाव किया जाएगा, नहीं जाएगा। क्या मान लिया यहाँ से थोड़ा आगे पहुँचा नेहरू बिहार पार्टी नेहरू बिहार वहाँ पहुँचे, क्या है सार्वजनिक जगह है, इन आधारों पर भेदभाव कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राज्य को रोका गया है और यहाँ पर निजी लोगों को रोका गया है। जैसे मान लिया ये सरकारी नल है और सरकारी को पता लगे हमारे मोहल्ले में हमारे घर से थोड़ी दूर पे लगा हुआ है, दूसरे मोहल्ले का कोई व्यक्ति आता है और वो रोज नल से पानी भर के लेके जाता है, मोहल्ले को हमारे मोहल्ले क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। हमने क्या किया, सरकारी नल की वो जंजीर होती वो बिजली, ऐसा कर सकते क्या, नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा नल है तब कीप निकाल के रख देंगे,
निकाल लेते नहीं निकाल लेते, तीन निकालने उसके लिए वो क्या है, निजी है, लेकिन सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने से नहीं हो सकते। सरकारी नल कैसा है, सार्वजनिक है, लेकिन अगर हमने अपना नल लगा रखा है तो वो क्या हो गया, वो निजी हो गया। तो निजी कर सकते हैं लेकिन सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने से नहीं बोलेंगे। 5 आधार याद रखिए, पहला होता धर्म, उम्र, जाति, लिंग, जन्म, 5 आधारों पर नहीं रोकेंगे किसी व्यक्ति को। अब मान लीजिए यहाँ से पढ़ के गए, यहाँ दिल्ली पहुँचे और कहीं कि अच्छा ऐसा करते हैं, आते हैं, मेट्रो पे पहुँचे और मेट्रो जैसी जगह घुसे तो तारीफ होने लगा, बोल रहा है कि दिल्ली मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, कृपया पुरुष यात्री इसमें सफर ना करें। हाँ भैया, हमने अभी पढ़ाया था जिनके आधार पर सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने से नहीं रोका जाएगा। हम तो पहली डिब्बे सफर करेंगे, खा सकते क्या, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका अपवाद है, है 3, 15 का क्या हो गया 3, 15 में कह दिया गया है कि राज्य, यहाँ पे कहा गया कि ये क्या है, महिला पुरुष का हम भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये क्या है, महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान है या दिल्ली मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। ट्रैफिक फ्री है, बस ट्रैफिक फ्री है, बहुत सी चीजें होती है। ये किसके लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए। कभी सुना है कि दिल्ली मेट्रो का पहला डिब्बा पुरुष यात्रियों के आरक्षित है, कृपया महिला यात्री सफर ना करें? कहीं ऐसा लिखा है? नहीं लिखा होगा, कहीं नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये आर्टिकल 15(3) के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाते हैं। ये अपवाद है, इसको ये नहीं कहा जाएगा कि राज्य को भेदभाव कर रहा है। ठीक है, कर सकते हैं कि महिलाओं की और बच्चों की परिस्थितियां क्या होती है, अलग होती है। मैटरनिटी बेनिफिट लीव सुना है, मैटरनिटी बेनिफिट लीव मातृत्व लाभ का, मतलब जो महिलाएं नौकरी कर रही है उनको नौकरी करते हुए 6 महीने होता है, प्रेगनेंसी के समय 6 महीने की वैधानिक अवकाश दिया जाता है। उसको वेतन भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी और 6 महीने का अवकाश दिया जाता है, क्योंकि उस समय बच्चे की परवरिश के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना जरूरी है। पुरुष ऐसा कर सकते हैं, हमें भी 6 महीने का अवकाश कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये महिलाओं और बच्चों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राज्य ऐसा प्रावधान करता है। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है, 15(3). क्लियर की बात है? रिलीजन के बेसिस पे उसका रिलीजन को चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कैसे मतलब? बेसिकली सर मंदिर है, मंदिर में बोलते हैं यहाँ पे जैसे सबरीमाला मंदिर था, हाँ सर, उसमें वुमेन्स के लिए अलाउ नहीं। हाँ ये तो तो वो उसके ऐसे भाई संवैधानिक है सबरीमाला मंदिर केरल में, पता है केरल में सबरीमाला मंदिर था। इस सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। मान अयप्पा कि वो ब्रह्मचारी है और महिलाओं को प्रवेश इसी में क्या किया गया, वर्जित किया गया था। कुछ लोग इसको सुखा दिया कि मंदिर क्या है, मंदिर की साधन के रहे हैं और यहाँ पर जिनके आधार भेदभाव कर कि पुरुष जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो इस पर डिसीजन आया और हो गए 3 साल हो गए। इसमें डिसीजन है 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने डिसीजन दिया, 4 लोगों ने इसके पक्ष में डिसीजन दिया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। एक महिला जो उन्होंने उसका महिला ही ठीक है, तो इसमें बहुत विवाद भी हुआ कि महिला के अपोजिट डिसीजन, ठीक है, हालांकि डिसीजन सबका पड़ा जाता है, लेकिन बहुमत किसके पक्ष में रहा, बहुमत महिला के पक्ष में रहा, तो ये कर दिया गया। तो हम लोग बहुत से चीजें ऐसी मानते हैं, मान्यता परंपरा बहुत सी ऐसी मानते हैं जो संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। जैसे कि हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स में देखेंगे बहुत से रूल्स रेगुलेशंस, कानून, बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जो कानून की नजर में लीगल है लेकिन समाज की नजर में इलीगल है। बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो कानून की नजर में इलीगल है लेकिन समाज की नजर में लीगल है। ठीक है, तो ये चीज बहुत से जैसे मान लिया कई बार आप लोग कहते होंगे कि माने प्रेम विवाह का कॉन्सेप्ट लेते हैं, प्रेम विवाह का कॉन्सेप्ट लेते, अगर बालिग है तो प्रेम विवाह कानून की नजर में कैसा है, लीगल है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कई बार समाज को मान्यता देता है, नहीं देता, समाज में क्या देता है, ये बेइज्जती कराती, इसलिए आपको पता ही घर में नजर ना आइयो, अगर नजर आएगा तो समझ लीजिए मजे नहीं होते। मतलब क्या है कि कानून की नजर में लीगल, सोसाइटी की नजर में इलीगल। वही चीज यहाँ पर ये 5 आधार पर भेदभाव करने से रोका गया कानून के द्वारा, लेकिन सोसाइटी में कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, हमारे बहुत ये तो सबरीमाला के जैसा
आ गया सामने। ऐसे कई चीजें आपको मिल जाएगी जहाँ पर ऐसा भेदभाव है, लेकिन वो भी सामने नहीं आया, तो हम लोग को नहीं पता, सभी का हाईलाइट हो गया। तो कोई चीज हो अगर ऐसा किया जाता है और वो जो अगर संविधान पे अनुच्छेद 32 के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में उठाएं और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना संरक्षण देगा। कई तरह की जरूरी नहीं है कि कहीं पर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो हम ही जाए, हमारे बेसिस पे कोई और भी जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दे रहे हैं, जैसे आर्टिकल 21 अभी आगे आ रहा है, जब बता दें आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ इसका अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब ये बताओ, जैसे मान लिया हमको एकदम गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, हम पता लगे यहाँ से गए और घर वालों ने हमको क्या कर दिया, घर वालों ने हमको एक कमरे में बंद कर दिया, अब वो निकलने नहीं देते। सुबह से शाम तक एक छोटे से कमरे में पता कोई गलती आएगी मेरी नजर में, आपको निकलने नहीं देते, तो बहुत गड़बड़ करना बेटा, आपको घर के अंदर ही लॉक करके एकदम बाहर हो जाओगे। आप पता लगे एक 8 बाई 8 के कमरे बंद है, खाली नीचे से जाती है गेट के और खाना खा के नीचे से बाहर आ जाती है। तो ये कैसा जीवन है, गरिमापूर्ण जीवन है या बहुत बुरी पोजीशन है? ऐसे तो ये लगे बस ऐसे करके यहाँ से निकले फिर तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि हाँ घर वाले भी बहुत पछताएंगे, ऐसी मतलब ठीक है। ऐसे ऐसी सिचुएशन हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, कहीं पर भी जाने से कुछ दिया जाए। ऐसे में अगर हमको आर्टिकल 32 के अंदर अपने अधिकार का संरक्षण करना है, कैसे जाएंगे? तो जा पाएंगे ना? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें तो कमरे से ही बाहर जाने को नहीं मिल रही। दिल्ली कहाँ से जाता नहीं जा सकते ना, या प्रयागराज कहाँ से नहीं जा सकते। तो हमारे बेसिस पे हमारे मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए तीसरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर अगर महिलाओं को प्रवेश करने की आजादी नहीं थी तो जरूरी नहीं है कि जिस महिला को रोका गया वही व्यक्ति जाए, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। ये किससे जुड़ा हुआ है? जनहित को जुड़ा हुआ है। PIL के बारे में उसको कहा तो 15(1) में ये 5 आधार बताए गए हैं। 15(2) में ये कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने से कोई निजी व्यक्ति के लिए रोकेगा। 15(3) में कहा गया कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसी के साथ ये आर्टिकल हमारा और है 15(4) में कहा गया है कि अगर कोई वंचित वर्ग का व्यक्ति है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है, इसको बोलते हैं SC, ST, OBC। अगर राज्य चाहे तो सरकारी स्कूलों में या स्कूल है उन स्कूलों में इन लोगों के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कर सकता है। स्कूल क्या है? एक सार्वजनिक जगह है, तो सार्वजनिक के लोग पिछड़े हैं तो ऐसे SC, ST, OBC के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट राज्य कर सकता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 15(4) ये कब जोड़ा गया? ये मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया था बाद में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको 15 के बारे में जानना है, इतना ही ध्यान रखो, इसके लिए काम चलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान क्या क्या रखनी है? हर आर्टिकल आपको ध्यान रखना है। 15(1) में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 चारों ही ध्यान रखने। कौन कौन से आधार है ध्यान रखें? 5 आधार है यहाँ पर। कौन कौन से? धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म। याद रखें पांचों। बोल दो एक बार पांचों। नंबर 1 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म। 5 आधार बताए गए जिनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। फिर बता दो। नंबर 1 धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म। 5 आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा और सार्वजनिक जगहों का उपयोग करने से भी किसी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा। 15(3) में कहा गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) में कहा गया कि वंचित वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है, ये 4 आर्टिकल आप ले सकते हैं। लिख लिए? ये वाले आगे लिख लिए। 15(3) में लिख लो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, वो दे रहे हैं। 15(3) में लिख लो राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और 15(4) में लिख लो राज्य वंचित वर्ग के लोगों के लिए, राज्य वंचित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में
आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ये हमारा इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 15 हो गया इसमें का, इसी क्या लिखो, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान, इसे प्रथम इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, संविधान में शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। ये आपका होगा आर्टिकल 15। ये यहाँ पे 4 आर्टिकल याद रखते हैं। 15 के बाद समानता के अधिकार में अगला कौन सा बनता है? आर्टिकल 16 में कहा गया है अपनी उसका पहले याद रखना है, अवसर की समानता, अवसर की समानता प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, बोलता नहीं है समानता, वहाँ पे अवसर की समानता है। अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ? तो इसके कौन कौन से पार्ट है, उसके पार्ट है, हर आर्टिकल के आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे, कौन कौन से पार्ट है उसको देखेंगे। 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन, राज्य के अधीन नियुक्तियों में, राज्य के अधीन नियुक्तियों एवं नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन नियुक्तियों और नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर राज्य के अधीन कोई नौकरी निकली है तो उस नौकरी का अगर क्राइटेरिया फुलफिल किया जाता है सभी लोगों के द्वारा, तो जो व्यक्ति इस नौकरी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है उस व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी कुछ आधार बता रहे हैं, गुण आधार, ठीक है। 16 में कहा गया है, 16 में कहा गया है राज्य के अधीन नौकरियों में लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ आधार बताए गए हैं, वो आधार कौन कौन से? इसमें कहा गया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, 5 आधार हुए हैं, ठीक है। तो पहले 5 पढ़े, कोई बात नहीं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसके अलावा निवास स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंशक्रम, वंशक्रम, ऐसे 7 आधार बताए गए हैं कि 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ, नागरिक के साथ सरकारी नौकरियों नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 7 आधार मतलब से कितना होता है? जैसे मान लिया आपका यूपीएससी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, यूपीएससी का वैकेंसी आ गई या पीसीएससी की वैकेंसी आ गई और मान लिया पीसीएससी की वैकेंसी नहीं आ रहे, उन्होंने कहा एज का क्राइटेरिया कितना है? 21 से 40, एज का क्राइटेरिया 21 से 40, ये एज का क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कितना है? ग्रेजुएशन, ये हमारा इसका क्राइटेरिया हो गया। और मान लिया ये तो क्राइटेरिया उन्होंने देखा है मैंने आज ही नोटिफिकेशन आया, आज मुझे नोटिफिकेशन आया 22/7/2025 से 21/7/2025 तक ऑनलाइन आवेदन नहीं जाएगा। ये है क्राइटेरिया, ठीक है। जो बीसीएस का बढ़िया आवेदन आया है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, बात डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। मान लिया बीसीएस का एक नोटिफिकेशन आ गया, उसमें कह दिया कि 30 से 40 वर्ष के होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए और 22/7/2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 21/7/2025 की रात के 12 बजे तक ऐसे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अगर इतना क्राइटेरिया कोई भी व्यक्ति फुलफिल कर रहा है तो उसके साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आपको कहते बिना हमारे ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, हम भी फॉर्म भर रहे हैं और बाद में रिजल्ट आएगा तब तो रिजल्ट दिखा देगा, ऐसा हो सकता है क्या?
एग्जाम डाल दे रहे हैं और जब नौकरी भी लग गया बाद में का दिखाने में अभी आया नहीं है रिजल्ट लेकिन मार्कशीट नहीं आया तो कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अगर उन्होंने क्राइटेरिया अपने बना रखा है कि इस डेट तक आप एकदम कंप्लीट आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो अगर इतना क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो फिर क्या है उस चीज के लिए एलिजिबल है, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। बस इन चीजों के आधार पर बात भेदभाव नहीं करेंगे। अब सोचा अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, दूसरे राज्य आप देखते हैं दूसरे राज्य की वैकेंसी आती है, उस राज्य की वैकेंसी के लिए सामान्यतः दूसरे राज्य में रोक दिए जाते हैं कि आप वहाँ से बड़े पीसीएस आए। अब पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, ये क्लास के जो लोग उसका एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में अगर और वैकेंसी आई तो आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। या दूसरे भी कई राज्यों में ऐसा होता है और उसके लिए वो निवास स्थान संबंधित शर्त नहीं लगाते हैं। तो क्या देखिए कि आपको उत्तराखंड के रोजगार पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, ऐसे करके लगाते हैं। तो अपने अपने नियम कायदे होते हैं, लेकिन यहीं पर जो आधार रोके गए हैं इन्हीं में ये अपवाद आ गया है 16(3) में कहा गया है कि यदि संसद चाहे राज्यों के लिए, यदि संसद चाहे तो किसी राज्य के अधीन नौकरियों में उस राज्य के निवास स्थान संबंधी शर्त आरोपित कर सकते हैं। मतलब उस व्यक्ति को उस राज्य का निवासी होना जरूरी है। ये शर्त लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद। ऐसा हो सकता है कि कोई राज्य पीछे हो और कोई राज्य आगे हो, पता लगे उस पीछे वाले राज्य में कुछ वैकेंसी लिख दी और सभी लोगों को भी जाके वहाँ पर अप्लाई करें, तो ऐसा होना चाहिए कि बाहर के लोगों के लिए कुछ छूट मिले कि बाहर के लोगों को रोका जाए ताकि लोकल के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए ऐसा करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। एग्जाम्पल के तौर पर ले जैसे मान लिया जैसे मैंने बिहार ले लिया, ये स्टेट लिया कौन सा? बिहार। दूसरा स्टेट कौन सा ले लिया? यूपी ले लिया। तो शिक्षा के मामले में बिहार को पीछे है, ठीक है। हमारा साक्षरता दर है, साक्षरता वाले रेशियो में बिहार सबसे लास्ट में आता है। तो ऐसा नहीं कि बिहार वाले लोग पढ़ना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, वहाँ पर पीछे इसलिए है क्योंकि संसाधन वहाँ पर क्या है? सीमित है। तभी तो पीछे है, संसाधन सीमित है। करना चाहिए होता है कि संसाधन अगर सीमित है तो सीमित संसाधनों में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना है। ये सीमित सर्वे का काम होता है कि संसाधन हमारे पास सीमित है, आप लोगों को आउटपुट ज्यादा लेना है। ये चीज एग्जाम में देखी जाती है कि संसाधन सीमित है, मतलब समय कितना है? 3 घंटा और लिखने कितने हैं? 20 क्वेश्चन लिखने, ठीक है। 3 घंटे के लिए 20 क्वेश्चन पर्याप्त है या बहुत लिमिटेड रहते हैं? और समय बहुत लिमिटेड रहता है 20 क्वेश्चन के लिए। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट हो गई, तो ट्रेनिंग चलती रहे या किसी को मैनेज कर सको। प्रेशर कितने हावी हो जाओ, प्रेशर आप पर हावी हो जाए ये ना आप प्रेशर में रहने के आदी हो जाओ। यहाँ अगर ऐसा प्रेशर हम पे आ भी रहा है तभी लोग झेल जाए, पता लगे कल को बन गए डीएम साहब बन गए और डीएम साहब बन गए और कोई भी नेता है कोई आया और पता लगे आपको किसी हाथ से कोई कार्य नहीं रह पाया अपने और पता लगे कुछ सुना के चला गया, अब मैं बोलने लगे बताओ कितने पढ़े लिखे आदमी बताओ पीएचडी करी ये करी वो करी यूपीएससी क्वालिफाई करके वाला है और बताओ नेताजी झाड़ देने लगे। मतलब क्या है कि आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो ये चीजें आपको इसी दौरान सिखाई जाती है, आपको इसी दौरान अपने आप सीखनी है कि प्रेशर में रहने के आदी हो जाना। ये नौकरी करो सभी तो प्रेशर है पर बहुत प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर आपको अभी से मेंटेन करके चलना है। तो वही भी यहाँ पर है। तो मान लिया बिहार है ये इसलिए पीछे है शिक्षा के मामले में क्योंकि इसके पास संसाधन क्या है? सीमित है। और जब संसाधन सीमित है सीधी सी बात है यहाँ के लोगों के लिए पढ़ने के अवसर क्या होंगे? सीमित मिलेंगे। यहाँ के लोगों के पास पता लगे एक किताब पढ़ने के लिए और यूपी के लोगों के पास पढ़ने के लिए पता लगे 3 तरीके की किताब पढ़ने। बिहार पुलिस में जगह नहीं थी, बिहार पुलिस में जगह नहीं थी। हमारी वैकेंसी निकली है 1000 वैकेंसी ऐसा ही की या कुछ भी बने रहता है, ऐसा ही 1000 वैकेंसी की और भाई कोई भी आए आराम से बिहार नौकरी करे। हम लोगों ने भी पता है यूपी वालों ने भी फार्म डाल दिया बिहार में। तो चूंकि इनके पास पढ़ने के संसाधन कैसे है? सीमित है। हम लोगों के पास पढ़ने के संसाधन क्या है? ज्यादा है। ऐसे में अगर यहाँ पे हम लोग इकट्ठा कॉम्पिटिशन देने जाएंगे तो आगे कौन रहेगा कॉम्पिटिशन में? यूपी वाले कि बिहार वाले? सीधी साधो उनके पास संसाधन क्या मिले? उनको ज्यादा मिले। इनको संसाधन क्या हो गए? कब मिल गए? तो 1000 वैकेंसियों का सिलेक्शन किसका होगा? यूपी वालों का
जरूरी है। कंपटीशन कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सभी वही लोग कंपटीशन देंगे जिन्हें एक ही किताब पढ़ी है, ठीक है। हम लोग पता नहीं 3 किताब पढ़ के गए हैं, कौन आगे निकल जाएगा, हम लोग आगे निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। लेकिन ऐसी शर्त लगाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया। अगर राज्य ऐसी शर्त लगा देंगे तो 28 के 28 से शर्त लगा देंगे, हमारे यहाँ बताइए आप हमारे यहाँ नहीं जाइए, तो ऐसे लोग 6 के बाद आगे हो जाए और राष्ट्र के बाद साइड में चला जाए। तो इस वजह से ऐसी शर्त लगाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। स्टार्टिंग में ऐसी शर्त जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला इशू था, तेलंगाना थोड़ा पीछे, आंध्र प्रदेश थोड़ा आगे, संसद के पास कौन क्या कर सकता है 16(3) की लग। यदि संसद चाहे तो किसी राज्य के भी नौकरियों में वहाँ की निवास संबंधी शर्त लगा सकती है। ऐसा कार्य करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद जो अगला ये हमारा हो जाता है वो कौन सा है, 16(4) सबसे विवादित आर्टिकल कौन सा रहता है, 16(4). 16(4) में कहा गया है कि यदि राज्य की राय में दो बातें होती है, यदि राज्य की राय में कोई वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कि यदि कोई वर्ग राज्य की राय में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, पहली शर्त होती है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो एवं सरकारी नौकरियों में राज्य की राय में उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो राज्य के लिए क्या कर सकता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। आरक्षण से है वही यही वाला है 16(4) वाला, ठीक है। सरकारी नौकरी जो आरक्षण होता है SC ST OBC के लिए 3% के लिए 3% कौन से में है, 16(4) में। इसमें कहा गया है दो आधार बताए गए, यदि राज्य की राय में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कोई वर्ग पिछड़ा हो, तो पहली शर्त कौन सी है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कैसा हो, पिछड़ा हो, और दूसरी बात उसका राज्य की राय में सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, तो राज्य उसके लिए क्या कर सकता है, आरक्षण संबंधी व्यवस्था कर सकता है। ये हमारे इसको डिटेल में देखेंगे किस तरीके से क्या क्या चुनाव हुआ है, बहुत से आरक्षण से संबंधित इसको देखेंगे। यही पे हमारा ये बोला जाता है वो कौन सा है, 16(5). तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्य के लिए नौकरियों और नियोजन में अवसर की समानता होगी और आधार बताए गए हैं कि इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हालांकि आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे निकालिए, बहुत से धार्मिक संस्थान हमारे ऐसे हैं जो राज्य के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे आपको जाएगा वो वैष्णो देवी ट्रस्ट सरकार द्वारा संचालित, तिरुपति वाला ट्रस्ट इसके द्वारा सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई धार्मिक संस्थान राज्य द्वारा संचालित है तो उस धर्म विशेष से संबंधित पद उसी धर्म विशेष के लोगों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहा जाएगा कि लोग धर्म के आधार पर भेदभाव कर दिया, मतलब ये है कि पुजारी पद के लिए पता लगे वैकेंसी निकली है, तो पुजारी पद के लिए अगर वैकेंसी निकली है तो वो पद हिंदू धर्म विशेष के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो उस पद के लिए किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को रोका जा रहा है तो ये देखा जाएगा कि लोग धर्म के आधार पर भेदभाव कर दिया। कौन सा आर्टिकल है वाला 16(5). ठीक, तो 5 आर्टिकल आपको याद रखना है। 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन नियुक्ति और नियोजन में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। यहाँ पर 7 आधार बताए गए हैं, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास स्थान और वंशगण। इन 5-7 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हो गए, अपवाद भी हो गए। 16(3) में कहा गया है कि संसद निवास स्थान संबंधी शर्त लगा सकती है अगर उसको लगता है कि इस राज्य के स्थान आरक्षित करने चाहिए वहीं के लोगों के, तो क्या करेगा कि इस राज्य के लिए निवासी लोग कभी मान डाल सकते नहीं डाल सकते। 16(4) में कहा गया है कि यदि राज्य की राय में कोई वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कैसा है, पिछड़ा है और उसका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य क्या कर सकता है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। 16(5) में कहा गया है कि अगर कोई धर्म विशेष से संबंधित पद है तो उस पद को उसी धर्म विशेष के लोगों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ये अच्छी बात है, ये हमारे 5 आर्टिकल आ जाते हैं 16 ये लिख दिया, 16 लिख दिया, 16 तो आधा लिखिए,
साधारण है, और दूसरा पॉइंट उसका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो राज्य क्या कर सकता है, आरक्षण संबंधी शर्त लगा सकता है। इंडिया डिटेल लिखवा दे इंडिया। अगला 16(5) होता है हमारा कि अगर किसी धर्म विशेष से संबंधित कोई पद है तो उस धर्म विशेष के लोगों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, 16(5) हो जाएगा। और एक चीज, अगर किसी को अगर किसी को दिखने में कहीं को दिक्कत आए तो उसको ना तो वो एकदम तुरंत बता दे, ये ना करे कि अरे बताओ सामने लिख दिया, हमें पीछे में बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बेइज्जती ना महसूस करो कि अरे इनके सामने लिख दिया, हमने अगर भूल दिया कि सर ये बात के बाद समझ नहीं आए तो यहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं यहाँ पे ना लिखा, पेपर देने गए कहीं पूछ दिया तो समझ में तो बेइज्जती असली कहाँ होगी, वहाँ होगी। ठीक है, यहाँ हमारी बेइज्जती सही कर लो, यहाँ सभी ऐसे ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई विद्वान नहीं है, हमने कोई स्पेशल थोड़ी, हमें तो आप लोगों के बीच में से है। ऐसा ना सोचो कि मुझे ना समझ में आए तो कैसे लेके लिखे, कैसे लेके पूछे। अगर ऐसा करें कि अगर मैंने 5 लोग बैठे हुए हैं और ये कलम थोड़ा सा पीछे है, 4 लोग ठीक ठाक है, तो वो ये सोचे कि अरे कहीं अगर पूछ लिया तो 4 लोगों को बेइज्जती हो जाएगी, तो बेइज्जती ना फील करो। ठीक है, कोई पूछता है मैं क्या मतलब हम हमारा मतलब हमारा होना चाहिए होना चाहिए हमारा सेशन मतलब आगे कोई कुछ भी सोचे। ठीक है, हाँ 16(5) वाई टिकट में नहीं है। ठीक है, ये भी 16(5) ठीक है, 16(5) में लो, कभी घबराया ना करो। ठीक है, तुरंत पूछ लिया करो, तुरंत उसको लिखा दे करो। ठीक है, निकलो 16(5) में यदि किसी धर्म विशेष के पद से यदि किसी धर्म विशेष से संबंधित यदि किसी धर्म विशेष से संबंधित किसी पद पर यदि किसी धर्म विशेष से संबंधित किसी पद पर नियुक्ति की जानी है तो उस पद को उस धर्म विशेष के लोगों के लिए उस धर्म विशेष के लोगों के लिए आरक्षित कर सकते हैं। क्या हो गया हमारा 16 और कोई सा ठीक है, कहते हैं एकदम स्पेशल लेके नहीं पढ़ना, आराम से बहुत मस्ती के साथ पढ़ो, कहीं पर ना समझे फिर से पूछो, फिर ना समझे फिर से पूछो, जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़े नहीं। समझे, जब तक समझ में नहीं आया तब तक आगे नहीं बढ़े। जब तक क्या करते हैं ये तरीका सोचो कि ना ये वाला कोई बात नहीं, बात की बात हो जाए, तुरंत करो उसको, यहाँ पे ना करो, यहाँ से निकल जाए बाहर निकलो बिना जाने बाद में देख पहले समझाए के जाओ। ठीक है, चाहे अभी कहो चाहे आगे कहो चाहे पीछे कहो। ठीक है, ये राज्य करेगा, ये राज्य करेगा, राज्य यूपी अपने इस तरह से कर सकता है, केंद्र सरकार केवल हिमालय अपना ये कौन करेगा, ये संसद करेगी। और जब भी लोग राज्य की बात करते हैं सब आता है राज्य, तो हम लोग कोई 12 राज्य राज्य उसको समझ है कि राज्य के तीन होते हैं नौकरी हो। यहाँ पे राज्य का मतलब हो गया चाहे केंद्र सरकार के अधीन हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, चाहे हमारी लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है नगर पालिका वगैरह इनके अधीन हो, या फिर कोई ऐसा संस्था ऐसा निकाय जिसका राज्य से कोई कनेक्शन हो। ये परिभाषा कहाँ दी गई है, 12 में। तो यहाँ पर सब चीजों को लोग शामिल करते हैं। ये हमारा हो गया आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 के बाद देखो आपको आर्टिकल 16 के बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता मतलब हुआ अंत तक चलती है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध होगा। ऐसा अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा। ये बात कही आर्टिकल 17 कि अस्पृश्यता
कैसा भी आचरण करे, अगर वो अस्पृश्यता की कैटेगरी में आता है तो कैसा अपराध होगा? दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा मतलब किसी तरीके का क्राइम किया गया, कोई आचरण किया गया है सर जिससे हम जो अछूत जैसे अनटचेबिलिटी जैसे फीलिंग अगर हमें महसूस हो तो वो कार्य कैसा माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। अपराध कैसा होगा? दंडनीय अपराध होगा। दंडनीय अपराध होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अस्पृश्यता जैसा कोई कृत्य किया है तो उसको अपराध देने के लिए कोई कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई कानून होना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया है? आर्टिकल 17 के तहत संसद ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। 1955 में एक एक्ट बनाया गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। लेकिन क्योंकि इसमें अस्पृश्यता की परिभाषा वो सीमित दी गई थी। अस्पृश्यता मतलब क्या? सिर्फ छूने से ही अस्पृश्यता की ना भैया तुम दूसरी बात है जो ये अस्पृश्यता है क्या? अस्पृश्यता तो और भी कई तरीके की हो सकती है। ये तो अस्पृश्यता का एक तरीका है, एक प्रकार है। ये तुम लड़के को बोलता और तुम दूसरी बिरादरी को, ये एक अस्पृश्यता का एक प्रकार हो सकता है। अगर हम किसी वाले को जो भी जा रहा है उस व्यक्ति से मैं कहिए उस वाली बिरादरी की हो, अच्छा तुम्हारी बिरादरी को ऐसे के वजह ये भी क्या है? एक प्रकार से अस्पृश्यता ही है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे छूने से ही उसको मना करें वही अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता के कई प्रकार हो सकते हैं और इसी की परिभाषा को जोड़ दिया गया। आगे चल के इसका भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि मान लिया राजस्थान में काफी गुजरात में देखा होगा जैसे मान लिया कोई कहीं तो देखी थी कि वो व्यक्ति की बारात निकली और बारात निकलने के घोड़े पे चढ़ के जा रहा था तो उसको घोड़ी पे चढ़ के बारात नहीं निकालने दे रहे थे उच्च वर्ग के लोग थे। तो उसके लिए पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में वो बारात निकाली गई। तो ये कई जगह की घटना खासकर राजस्थान में देखने को मिली। ये क्या है? ठीक है, मतलब किसी भी तरीके की अगर इतिहास का एग्जाम्पल लेने की बात है कि लोग तुम्हारे ऊपर तो ये काम करते थे, तुम भैया बढ़िया काम कैसा करते हैं, तुम भी वही वाला काम करो। ठीक है, ये क्या है? अस्पृश्यता। ठीक है, ऐसा अगर किसी भी तरीके से किया जा रहा है तो इसको क्या माना जाएगा? एक अपराध माना जाएगा। ठीक, और इसके लिए कानून बनाया गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। क्योंकि इसमें अस्पृश्यता की परिभाषा सीमित थी तो इसको आगे इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करके इसका दूसरा नाम रख दिया गया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इसका नाम चेंज किया गया था 1976 में। इसी कानून का नाम करके रख दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये इसका नाम कर दिया गया। इसमें अस्पृश्यता की परिभाषा को थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से दिखाया गया। जैसे मान लिया कह सकते हैं किसी व्यक्ति को अगर गांव में कहीं जूतों की माला पहनाई जाती है तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार से अस्पृश्यता वाला ही व्यवहार माना जाता है। ये चीज। और अगर देखें इसके बाद इस कानून के बाद भी थोड़ा सा कानून था तो इसको और मजबूत करने के लिए एक अगला कानून लाया गया वर्तमान में लागू भी होता है। इस कानून को कहते हैं एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट। ये एक्ट लाया गया 1989 में। इसको लोग सामान्य बोलने की भाषा में बोलते कानून कहते हैं कि हरिजन एक्ट बोलते की बात कि हरिजन लगवाई हरिजन वही बात है। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट कब लाया गया है? 1989 में। इसको कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम। शोषण करना उत्पीड़न करना तो एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट 1989 इसके माध्यम से अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोगों को काफी हद तक राहत देने का कार्य किया गया। हालांकि मिसयूज होता है कानून का हुआ था है लेकिन कानून लाया गया था बहुत स्वच्छ उद्देश्य के साथ। बहुत बढ़िया कानून है। मिसयूज तो बहुत से कानूनों का होता है। एक ये वाला कानून इसका बहुत मिसयूज हुआ है और एक आईपीसी धारा 498 के इसको दहेज वाली तो जरा सी कोई बात नहीं तो पता है दहेज वाला कानून लगा दिया। ऐसे लोगों को लपेट लेते हैं जिनका बेचारा को दूर तक हम कनेक्शन नहीं। ठीक है, तो दो तीन कानून तो खैर ऐसे हैं कई बार मिसयूज होते हैं लेकिन वो लाए गए बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए आज चलता है।
ये वहीं पर लागू होगा जहाँ पर एक व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति SC/ST है और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है वो कौन होना चाहिए, वो जनरल या OBC कैटेगरी का होना चाहिए। अगर दोनों पर SC/ST कैटेगरी नहीं है तो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, फिर पता लगे दलित वर्ग के व्यक्ति पर ही कहिए कि इनने ये हमारा शोषण कर रहे हैं, वो तो खुद ही शोषित है। ठीक है, तो पहले बोले में है कि अगर ये पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित SC/ST होना चाहिए और जो जिसने क्राइम किया है वो OBC या जनरल होना चाहिए, तब ये इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इससे पहला कॉन्सेप्ट कोई होता है अग्रिम जमानत नहीं होगी। अग्रिम जमानत का मतलब ये होगा कि बहुत से क्राइम ऐसे होते हैं कि क्राइम किया, रिपोर्ट लिखी गई, उसके बाद जेल में तो नहीं गए, इसको तो बाहर जमानत करा लेंगे, अगर बोलते बाहर तो यहाँ पे बाहर जमानत मिलेगी, अंदर से जमानत। ठीक है, पहले अंदर जाके जेल में पहले जांच होगी पूरी, उसके बाद जमानत मिलेगी। इसका कारण ये होता है अपनी जमानत न मिलेगा क्योंकि सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने उसका शोषण किया है वो व्यक्ति समाज में कैसा है, प्रभावी, समाज में प्रभावी है और अगर उसको जमानत दे दी जाएगी तो वो अगर बाहर रहेगा तो सीधी सी बात है वो जांच को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। पहली बात। दूसरी बात है जिसका शोषण हुआ है उसको प्रेशराइज करेगा, बिना मुकदमा वापस ले लो वरना अभी इतना किया अभी का ज्यादा करेगा। ठीक है, डराएगा धमकाएगा। ऐसे में अग्रिम जमानत क्या कर देते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, इसमें अग्रिम जमानत नहीं होती। दूसरी बात, इसमें एक शब्द होता है इसको ओनस ऑफ प्रूफ, नाम सुना है कोई ओनस ऑफ प्रूफ का नहीं सुना है, ओनस ऑफ प्रूफ अधिकार, ओनस ऑफ प्रूफ ये किस पर होता है, इसको साबित करने का उत्तरदायित्व कि साबित करके दिखाओ ऐसा क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, इसको ओनस ऑफ प्रूफ। ये ओनस ऑफ प्रूफ ये किस पर होता है, ये आरोपी पर होता है, आरोपी पर होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लिया एक सामान्य तो कानून में दो लोग हैं, एक है A और दूसरा होता है B, दो लोगों के बीच किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपने बड़े जनरल कैटेगरी का है, ये भी जनरल कैटेगरी, दोनों जनरल कैटेगरी है या दोनों OBC कैटेगरी के या फिर दोनों ही SC/ST, मतलब ये वाला कानून लागू नहीं होता है, सामान्य कानून की बात कर रहे हैं। ऐसे में A ने क्या किया है, B के साथ किसी तरीके की मारपीट की, मतलब पीड़ित व्यक्ति कौन है, चोट पहुंची है, पीड़ित व्यक्ति कौन है, B, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आरोपी। A ने B के साथ मारपीट की है, पीड़ित कौन हो गया, B हो गया। आरोपी कौन है, जिसने क्राइम किया वो कौन हो गया, A। मुकदमा लिखाने कौन जाएगा, B जाएगा। भाई B की जब कुटाई लगी भैया ठीक है तो मुकदमा कौन लिखा जाएगा, B तो लिखा जाएगा। भैया ये ने बहुत मारा है, भैया दरोगा जी जरा मुकदमा लिख लो मारा और ये ने हमें बहुत मारा है, तो दरोगा जी क्या कहेंगे, बताओ गवाह लेके आओ किसके सामने मारा। ठीक है, तो यानी कि गवाह हो जाएगा C गवाह हो जाएगा। तो C कौन लेके आएगा, C को B लेके आएगा कि A लेके आएगा, B लेके आएगा। ये ने बहुत मारा है और चाहे तो तुम C से पूछ लो, मतलब ओनस ऑफ प्रूफ साबित करने का उत्तरदायित्व किस पे है, पीड़ित व्यक्ति पर है। पीड़ित व्यक्ति साबित करके दिखाए कि हमारे साथ ऐसा क्राइम हुआ। ये कौन से कानून में होता है, सामान्य कानून। बाकी सभी कानून ये माननी चलती है कि क्राइम नहीं हुआ। ठीक है, तो सामान्य कानून होते हैं उसमें न्यायपालिका ये मान के चलेगी कि क्राइम नहीं हुआ है, ये व्यक्ति साबित करके दिखाए कि हाँ मेरे साथ क्राइम हुआ। ये हो गया, ये कैसा है, ये सामान्य कानून। और दूसरा ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं SC/ST का। यहाँ पर एक है A, दूसरा कौन है B कौन है, B है पीड़ित, A कौन है, A है आरोपी और B मान लिया बाई चांस कौन है, पर ये SC कैटेगरी का व्यक्ति है, क्योंकि अब B मुकदमा लिखाने कौन जाएगा, B जाएगा। कौन सी एक्ट के तहत मुकदमा लिखाएगा, सामान्य एक्ट के तहत SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत एट्रोसिटीज एक्ट के तहत मुकदमा लिखाएगा कि हाँ इन्हें मारा भी है, हमें जाति सूचक शब्द भी कहे हैं, हमारे साथ छुआछूत के साथ भेदभाव ये सब किया है, जो भी किया गया सब अपना जो है इसमें मुकदमे में लिखाएगा। कि कौन लिखाएगा, B लिखाएगा। तो इस वाले कानून में देखो दरोगा जी पूछ रहे थे बताओ किसके सामने मारा है, ये पूछ रहे थे किसे, इसमें देखो पूछा भी से, लेकिन इस वाले कानून में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में अब C को गवाह को बनाना पड़ेगा, लेकिन C को गवाह कौन बनाएगा, A बनाए, ये कहेगा भैया इससे पूछो हमने नहीं मारा है। ठीक है,
ये क्या होता है, ये होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ। ओनर्स ऑफ प्रूफ किस पे है, आरोपी। ठीक है, साबित करने का उत्तरदायित्व किस पर होता है, आरोपी पर। इस एक्ट के तहत न्यायपालिका ये मान के चलेगी कि क्राइम हुआ। ठीक है, क्राइम हुआ है, अब साबित करके दिखाओ भैया क्राइम हमने नहीं किया। इसमें बाकी सब में न्यायपालिका क्या मान के चलती है कि क्राइम नहीं हुआ है। ओनर्स ऑफ प्रूफ किसपे है, पीड़ित पे। साबित करके दिखाओ तुम्हारे साथ ऐसा क्राइम हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ओनर्स ऑफ प्रूफ किसपे है, आरोपी का। लोग सामने का घर भी देखते हैं, लड़ाई हो जाए, फिर मारे भैया बैठे लड़ाई हो जाए तो शिकायत देती है, मम्मी पापा का नहीं कह रहे कि पापा जब मुझे बहुत मारा तो कहेंगे तो उससे पूछ लो, इसके सामने मारा। ठीक है, तो जो यार पीड़ित है वही व्यक्ति क्या करता है, वही व्यक्ति अपने गवाह करता है। ये चीज यहाँ की सामान्य है। ठीक है, तो ये हमारा ये कानून है, कौन सा, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट। ये बहुत बड़ा कानून, बहुत से प्रावधान है। ये तो हम लोगों ने केवल छोटे स्तर पर देखा। पहला कौन सा, इसमें अग्रिम जमानत नहीं होती है। दूसरा पॉइंट जो ओनर का होता है, आरोपी पर होता है। इसमें रिहैबिलिटेशन के कॉन्सेप्ट भी किए जाते हैं, मुआवजा भी दिया जाता है कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसको मुआवजा दे, और मुआवजे की वजह से कई बार क्या होता है, इसका मिसयूज हो जाता है। ठीक है, इसका कई बार होता है, पता लगे किसी का है और लेटर दिए गए इसमें। ठीक है, नहीं होता है के बाद किसी को पता लगे, लेकिन कानून बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसके तो ये हमारा कौन हो जाता है, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में सीधा साफ लागू कर क्या है हमारा, अस्पृश्यता की समाप्ति। और अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए एक्ट लाया गया 1955 में, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। इसको 1976 में नाम चेंज किया गया है, नाम क्या हो गया, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इसी के साथ पकड़ा है हो गया SC ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989। और 1989 वाला एक्ट हमारा 55 में लागू होता है। इसमें दो चीजें ध्यान रखिए। पहली कौन सी, अग्रिम जमानत नहीं होती है, और दूसरा कौन सा है, ओनर्स ऑफ प्रूफ पे है आरोपी। क्लियर अच्छी बात है, जानकारी लिया। ठीक है, अगला सवाल लिखो, आज का लिखो 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। 1955 में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया। 1976 में इसका नाम बदलकर 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल राइट्स नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 कर दिया गया। 1989 में 1989 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट पारित किया गया, जिसमें अग्रिम जमानत प्रतिबंधित की गई है, इसमें अग्रिम जमानत प्रतिबंधित की गई है।
एवं onus of proof, onus of proof, onus of proof, इसको हिंदी में साबित करने का उत्तरदायी, onus of proof, साबित करने का उत्तरदायी किस पे होता है? आरोपी पर या पीड़ित पर? आरोपी पर। इसमें आरोप लगाया जाएगा, वो साबित करके दिखाए मैंने ऐसा क्राइम नहीं किया। तो onus of proof आरोपी पर होता है, आरोपी पर होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो अगला पूछा जाता है आर्टिकल 18। समानता के अधिकार में हमारा अधिकार आ जाता है आर्टिकल 18। फिर 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, मतलब उपाधियों का अंत। जैसे मान लिया क्योंकि समानता की बात कर रहे हैं, समानता तो सभी लोगों में समानता होनी चाहिए। तो अगर किसी के नाम के आगे बहुत लंबी चौड़ी उपाधि लगा दे, महाराजा विराट पर भट्टारक पर परमेश्वर की उपाधि लगा दे, तो वैसे जिसकी पढ़ते कितनी लंबी लंबी उपाधि धारण करते हैं, ऐसी उपाधि लगा दी है जैसे हरी बहुत जाएगी। राजा राम मोहन राय, हाँ राजा इसलिए बात नहीं करते, ठीक है, हम बहुत छोटे आदमी है, ये राजा आदमी। तो अपने आप फीलिंग कैसी आ जाएगी? असमानता आ जाएगी। राजा को पता है, राजा का नाम थोड़ी था, राजा तो उनकी उपाधि थी, ये राजा उपाधि थी। ऐसी उपाधियों से समाज में असमानता की भावना उत्पन्न हो रही है। ऐसी उपाधियों को समाप्त करना चाहिए या बनी रहनी चाहिए? या समाप्त कर देनी चाहिए? समाप्त कर देनी चाहिए। अनुच्छेद 18 में ऐसी सभी उपाधियों पर क्या कहा गया है? अंत किया गया है। केवल 2 सेक्टर को छोड़कर 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें उपाधियां दी जाती है, अन्यथा किसी सेक्टर को उपाधि नहीं दी जाएगी। एक शिक्षा और दूसरी कौन सी? सेना। शिक्षा और सेना को छोड़कर, शिक्षा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र, इन 2 सेक्टर को छोड़कर बाकी किसी भी सेक्टर में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि मिलती है, जैसे मान लिया आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद पता नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ऐसा करते नेट का पेपर देते हैं, अगर 11 पीएचडी करते हैं, नेट का पेपर देके तुक्के में या बाइचांस मेहनत से बता दे जीआरएफ भी दिया, जीआरएफ दिया, सरकार का 40,000 महीने में आएंगे, ऐसा करते हैं आप पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी करने पीएचडी करने 4 साल 5 साल पीएचडी, उसका नाम बताइए क्या? नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नाम बड़ा हो जाएगा, आराम से नाम क्या है डॉक्टर साहब लगाए डॉक्टर लेगा करते। ये क्या है? उपाधि। डॉक्टर क्या होती है? एक उपाधि है। ये कौन से जैसे हमारे यहाँ के प्रोफेसर सेना सर है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, तो हम भी पढ़ा है, तो जैसे अमित सक्सेना, लेकिन चूंकि पीएचडी होल्डर है तो नाम क्या लगा? डॉक्टर अमित सक्सेना। प्रोफेसर है ज्यादा करते हैं तो सब पीएचडी होल्डर ही होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर करने के लिए पता होगा पीएचडी जरूरी नहीं है, नेट केवल जरूरी है, लेकिन सामान्यता कैसे हो सभी लोग प्रोफेसर जितने सभी कैसे डॉक्टरेट, तो ये अपने नाम क्या लगा सकते हैं? डॉक्टर का रख सकते हैं। डॉक्टर क्या है? उपाधि है, क्या हो जाएगी? उपाधि हो जाएगी। कौन से क्षेत्र की है? सेना का क्षेत्र। शिक्षा, सेना का क्षेत्र मुझे ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल लगाते हैं नहीं लगाते? शिक्षा और सेना के संबंधित क्या है? उपाधियां होती है। तो इन 2 सेक्टर को छोड़कर बाकी किसी क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। यानी फीलिंग कौन सी है? समानता वाली। ये सब कैसे है? समान। ये तो ये इसी के साथ यही पे आर्टिकल 18 में एक बातें और कही गई है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी दूसरे राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, फिलहाल तो हमारे यहाँ किसी लाभ या विश्वास के पद पर किसी विदेशी व्यक्ति को नियुक्त करते नहीं है। ठीक है, जैसे माननीय परमाणु ऊर्जा विभाग है, किसी विदेशी व्यक्ति को बनाएंगे क्या? पाकिस्तान को बता देगा जाके क्या कौन से परमाणु कहाँ नहीं है, दिक्कत हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फिलहाल हम किसी विदेशी व्यक्ति को अपने यहाँ नियुक्त नहीं करते हैं। फिर भी अगर मान लिया हमने किसी व्यक्ति को नियुक्त करके रखा हुआ है, हमने मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए, हमने क्या बोला था हमारे आगे उनको परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, संभव नहीं हमारे
देश विदेश के दौरे करते रहेंगे, कोई मीटिंग हुई कहीं ना कहीं जाके जाके पता लगे कि वो गए हुए हैं पाकिस्तान की यात्रा पर ही गए हुए हैं, पाकिस्तान की यात्रा में हुए हैं और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ नाम के शरीफ है, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ ने वो बढ़िया तरीके से क्या के बहुत अवगत करी, बहुत एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। ये एकदम हाँ शहबाज शरीफ वास्तव में शरीफ है, बहुत सारी बातें है, तो इसमें इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि शहबाज शरीफ जगह यहाँ पता ही डोनाल्ड ट्रंप बहुत है, परेशान ना हो, आप लोग पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलवाते हैं, ठीक है दिलवा दीजिए, अब आराम से बैठे हुए। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप तो परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष है, बढ़िया बात है, अच्छी आपने कहाँ का परमाणु विभाग लगा रखे, आप बताएंगे कि नहीं बताए देंगे, ठीक है, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा सम्मान मिल चुका है, तो सही बात नहीं है, बता देंगे क्या करेंगे, बता देंगे। ऐसे में उनको ऐसी उपाधि या कोई पुरस्कार देने में फाउंडेशन लगानी चाहिए या ले लो जाके फाउंडेशन लगानी चाहिए, ठीक है। उनको ऐसी राज या विश्वास की परंपरा अगर कोई व्यक्ति है तो ऐसी कोई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं दे सकती, ठीक है। ये तो यहीं पर एक चीज और बताई गई है कि अगर एक विदेशी बात करने, अगर कोई भारतीय नागरिक भी विदेशी करते, अगर कोई भारतीय नागरिक भी किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, जैसा कि पॉसिबल है, अरे ऐसा ही होगा फिर, अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी लाभ, उपहार, उपाधि ये सब स्वीकार नहीं करता। पता लगे भारत के कोई ऐसी किसी पद पर भारतीय व्यक्ति है और पहुंच गया, चाइना पहुंच गया, शी जिनपिंग ने बढ़िया तरीके से सत्कार कर दिया और सारी जानकारी ले ली, ऐसा व्यक्ति दे सकता है क्या शी जिनपिंग से किसी तरीके का उपहार? नहीं दे सकता, किसकी अनुमति के बिना? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, मतलब पूरा सिस्टम ही हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ये ब्लॉक से आर्टिकल में क्या होगा है, आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत, केवल 2 सेक्टर में उपाधि दे सकते हैं, पहली कौन सी शिक्षा और दूसरी कौन सी शिक्षा, बाकी कहीं पर किसी तरीके की कोई उपाधि नहीं दे सकते। अब पता लगे राजा राम मोहन राय थे, उनने कही अकबर ने कही जब हमारे पेंशन के संबंध में बात करके आप ठीक है जाते आज से आप राजा, ठीक है, राजा पार्टी में पेंशन की बात करने जा रहे हैं, उसमें आप मुझे स्टेशन की देना पड़ेगा, तो राजा कहेंगे तभी वो पेंशन के लिए जाएंगे, तो ये उस समय की बात है। अब ऐसा कुछ कर सकते क्या? हम नहीं कर सकते, तो 2 सेक्टर है, शिक्षा और सेना, इनके अलावा किसी तरीके की कोई उपाधि नहीं, ठीक है। नोट कर लो आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 इसमें लिखो शिक्षा एवं सेना, शिक्षा एवं सेना से संबंधित, शिक्षा एवं सेना से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, शिक्षा एवं सेना से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, शिक्षा एवं सेना आर्टिकल 18, शिक्षा एवं सेना से संबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य किसी भी क्षेत्र में, अन्य किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर कोई भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास, भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर नियुक्त, लाभ या विश्वास के पद पर नियुक्त के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर नियुक्त, के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति
व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगला पॉइंट, कोई भारतीय व्यक्ति जो राज्य के अधीन, कोई भारतीय व्यक्ति जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, के पद पर है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी पद उपहार आदि स्वीकार नहीं करेगा। उपहार आदि स्वीकार नहीं करेगा। लाभ और विश्वास का मतलब कोई ऐसा पद जो थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन कैसा पद है, लाभ का तो वही है, विश्वास का पद भी है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम परमाणु ऊर्जा का बना देंगे क्या? ऐसे तो नहीं बनाएंगे, तो उसको सारी की सारी बातें पता होगी कि कितने हमारे पास परमाणु बम है, कहाँ कहाँ लगे हैं, सब बातें पता होगी कि नहीं पता होगी। ऐसे अगर इसको बना दिया और दूसरे पता लगे सारी बातें जो है जाएंगे बाहर बता दी जाएगी, तो ऐसे में उस व्यक्ति का शिक्षक होने चाहिए, होने चाहिए। ये बातें हमारी लाभ विश्वास का पद, ये हमारे कुछ अधिकार हो जाते हैं आर्टिकल 18। एक बार स्टार्टिंग से 14 से लेकर यहाँ तक के सारी चीजें रिपीट कर लो। मूल अधिकार स्टार्टिंग से, मूल अधिकार कौन से भाग में है? 3 में है। आर्टिकल कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। कितने थे? 7 कितने हैं? 6। कौन सा नहीं है? संपत्ति का नहीं है। कब से नहीं है? कहाँ है? भाग 12 300 में है। और कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और बता दो उनका नेचर कैसा है मूल अधिकारों का? पॉजिटिव और नेगेटिव। और बता दो कैसे है? इनफोर्सेबल है, बात योग्य है। और इसके अलावा 6 हमारे मौलिक अधिकार है वर्तमान में। कैटेगरी बता दो, पहला कौन सा है? और इसके अलावा 15(3) परिणाम बच्चों के विशेष प्रावधान कर सकते हैं। 15(4) SC ST OBC के लिए स्कूल में विशेष प्रावधान
7 5 ये वाले और बता दो 2 बंद कर बोल निवास स्थान 16 16 तो 16 3 निवास स्थान 17 कौन 17 16 4 आरक्षण नौकरियों में आरक्षण जिनका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हो और नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो 16 5 ऐसे संबंधित पद है तो उसी धर्म के लोगों के लिए आरक्षित है 17 आत्मकथा की समाप्ति 17 18 वादियों का आंतरिक इतने कल करके आओ इतने कल करके आओ तो कल आगे की स्वतंत्रता के अधिकार चलाएंगे अगर कल इतने नहीं हुए तो समानता सभी गायब कर देंगे ठीक है सर अगर राष्ट्रपति को उपहार दे रहा हो राष्ट्रपति को तो उपहार दे सकते हैं राष्ट्रपति को जाके विदेश में उपाधि दे रहे हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह ये नागरिक जो हम लोग आम नागरिक है इनकी बात कर रहे हैं दूसरी बात राष्ट्रपति अगर किसी लाभ में विश्वास करते तो